हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूँ दिव्या वर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि लखनऊ यूनिवर्सिटी की स्कीम आ चुकी है। बहुत जल्द आपके पेपर भी होने वाले हैं। 12 दिसंबर से एग्ज़ाम्स स्टार्ट हैं, तो आप लोग अपनी तैयारी बेहतर रखिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है, आपके लिए हेल्पफुल रहती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हों या फिर इसी प्रकार की अन्य वीडियोस देखना चाहते हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और दोस्तों, हम आपकी सहायता करने के लिए टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध हैं, तो आप चाहें तो हमें वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। तो आज हम लोग फर्स्ट पेपर से संबंधित विस्तृत प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को एक महत्वपूर्ण विस्तृत प्रश्न सॉल्व करवाया जाएगा। और जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए कि आपके पेपर में कुल 10 प्रश्न होंगे। कितने होंगे? 10 प्रश्न होंगे, जिनमें से आप लोगों को केवल 5 प्रश्नों के ही उत्तर देने होंगे। 10 प्रश्न आएंगे और सभी प्रश्न कैसे होंगे? विस्तृत होंगे, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। 10 लॉन्ग क्वेश्चन में से आप लोगों को केवल 5 क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और आपके पेपर का टाइटल क्या है वो भी ध्यान रखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास ये आपका फर्स्ट पेपर है। तो चलिए फिर प्रश्न देख लेते हैं। आधुनिक काल की परिस्थितियों व प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। आधुनिक काल की प्रेरक परिस्थितियों का वर्णन करते हुए संक्षेप में उनकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो आधुनिक काल की क्या परिस्थितियां रही हैं, परिस्थितियों के बारे में बताना है और प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख करना है। प्रवृत्तियां यानी कि विशेषताएं। तो आधुनिक काल की कैसी परिस्थितियां थीं और आधुनिक काल की क्या विशेषताएं थीं। तो चलिए फिर इसका आंसर देखते हैं। उत्तर, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल विभिन्न राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के संपर्क और समन्वय का परिणाम है। इस काल के साहित्य में विलक्षण विविधता पाई गई है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में नव चेतना के दर्शन होते हैं और साहित्य का विविधमुखी विकास भी हुआ है। पर नूतन प्रवृत्तियों का यह आविर्भाव किसी चमत्कारी घटना के समान एकाएक नहीं हुआ, बल्कि उसका बीज उपयुक्त परिस्थितियों से पोषण पाकर अंकुरित एवं पल्लवित हो इस रूप में दिखाई पड़ा। तो आधुनिक काल की जो नई प्रवृत्तियां हैं या फिर नई विशेषताएं हैं, उनका आविर्भाव किसी चमत्कारी घटना के समान अचानक से नहीं हुआ, धीरे धीरे से हुआ। जिस प्रकार की परिस्थितियां थीं उसी प्रकार से जो आधुनिक काल है उसमें नई नई विशेषताएं उत्पन्न हुईं। अतः यहाँ संक्षेप में तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व साहित्यिक पृष्ठभूमि पर विचार करना आवश्यक है। आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आधुनिक काल की राजनीतिक स्थिति के बारे में समझते हैं कि आधुनिक काल की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। चलिए, जहाँ तक राजनीतिक स्थिति का प्रश्न है, रीतिकाल समाप्त होने के पूर्व ही, यानी कि रीतिकाल समाप्त हुआ उससे पहले ही देश पर ब्रिटिश शासन स्थापित हो चुका था। अंग्रेजों का शासन भारत पर स्थापित हो चुका था और सर्वसाधारण में भले ही क्षोभ व असंतोष न हो, पर देसी राजाओं ने अभी तक विदेशी शासन को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया था। भारत पर अंग्रेजों का शासन स्थापित हो चुका था। सर्वसाधारण यानी कि जो साधारण लोग थे उनमें भले ही दुख या फिर असंतोष की भावना ना हो, क्योंकि उन पर इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। वो लोग अपना काम जिस प्रकार से तब कर रहे थे, क्योंकि तब भी उनका शोषण हो रहा था थोड़ा बहुत। अंग्रेज आ गए तो और होने लगा। तो यहाँ पर ये कहा गया है उनमें चाहे इतना ज़्यादा असंतोष या फिर दुख ना हो, लेकिन जो देसी राजा थे, देश के जो राजा थे, उन्होंने विदेशी शासन को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया था। क्योंकि जिसके पास शक्ति होगी वही किसी दूसरी शक्ति का सामना कर सकता है। अब जो निर्धन लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो जो अंग्रेज आए थे उनका कैसे बहिष्कार कर सकते हैं या फिर उनके विरुद्ध कैसे वो लड़ सकते हैं, क्या करेंगे वो। तो जो राजा थे उनके पास सेना होती, हर चीज़ होती, पावर होती है, तो वही उन चीज़ों का बहिष्कार कर सकते हैं या फिर उनसे लड़ सकते हैं। तो जो राजा थे भारत के, उन्होंने अभी विदेशी शासन को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया था। उन्हें दासता के बंधन स्वीकार नहीं थे और अंग्रेज उनके कुल गौरव एवं मर्यादा पर प्रहार करने से चूकते नहीं थे।
जो अंग्रेज आए थे भारत में वो उन राजाओं की मर्यादा, उनके कुल गौरव पर प्रहार करने से चूकते ना थे, यानी कि उनकी किसी ना किसी प्रकार से बेइज्जती किया करते थे, ऐसे समझिए। नए नए कानून से जमींदारों को भी अपना शत्रु बना रहे थे और भारत में आकर नए नए कानून लागू कर रहे थे, जिससे कि जमींदार भी उनके शत्रु हो चुके थे, किनके? अंग्रेजों के। इस प्रकार देशवासियों के हृदय में जो विद्रोह अग्नि प्रज्वलित हो रही थी, उसने सन 1857 में विस्फोट का रूप धारण कर लिया। पहले इसे सिपाही विद्रोह कहा गया था, पर अब तो हमारे नेता भी उसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम मानते थे। 1857 की क्रांति को स्टार्टिंग में क्या कहा गया कि ये सिपाही विद्रोह है, लेकिन बाद में इसे पहला स्वतंत्रता संग्राम घोषित किया गया। आगे देखिए, हमारा साहित्य पतनोन्मुख हो श्रृंगार व विलासिता में मग्न पड़ा था और समाज धीरे धीरे विसंख्यलता की ओर बढ़ रहा था। विसंख्यलता यानी कि टूट रहा था, धीरे धीरे टूट रहा था। अंग्रेजों ने गोरखों व सिखों की सहायता से क्रांति का दमन करने में सफलता अवश्य प्राप्त की, पर इसका परिणाम यह हुआ कि राजनीतिक क्षेत्र में राष्ट्रीयता की स्थापना को अवसर प्राप्त हुआ। भारत में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना के पश्चात अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार होने लगा, जिससे हमारे देशवासियों पर पाश्चात्य विचारधारा का प्रभाव तो पड़ा, पर अब जनता अधिक संख्या में शिक्षित होने लगी थी। अब साहित्य केवल राज्यसभा की वस्तु ही न रह गया, वह अब सर्वसाधारण की वस्तु हो गया। तो भारत में जब अंग्रेजों का शासन हुआ तो उन्होंने अपनी अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया और फिर धीरे धीरे देशवासियों पर, जो देश के नागरिक थे, उन पर पाश्चात्य शिक्षा का या फिर पाश्चात्य विचारधारा का प्रभाव तो पड़ा। अब प्रभाव तो पड़ेगा, जायज़ सी बात है, लेकिन फिर जनता अधिक मात्रा में शिक्षित होने लगी और फिर इससे क्या हुआ, जो साहित्य था, साहित्य केवल राज्यसभा की वस्तु ना रही। अब जो साधारण लोग थे वो भी उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने लगे। साधारण लोगों को भी हिंदी साहित्य के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, क्योंकि लोग जब पढ़े लिखे होंगे तभी चीज़ों को समझेंगे। आगे देखिए, सामाजिक व्यवस्था। चलिए सामाजिक व्यवस्था की तरफ भी एक नज़र डालते हैं कि उस समय भारत की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, समाज में क्या चल रहा था। अंग्रेजी शासन की स्थापना के कारण हिंदुओं की सामाजिक व्यवस्था अत्यंत जटिल व अव्यवस्थित हो गई और हिंदू समाज में अनेक अंधविश्वासों, कुरीतियों व कुप्रथाओं का प्रचलन था। जन सामान्य प्राचीन परंपराओं से बहुत बुरी तरीके से जकड़ा हुआ था और पुरोहित वर्ग अपने हाथ में सामाजिक नेतृत्व रखकर अपनी महत्ता बनाए रखना चाहता था। तो क्या था, जो समाज था वो अंधविश्वासों, कुरीतियों और कुप्रथाओं से बहुत बुरी तरीके से जकड़ा हुआ था। ये सारी चीज़ें समाज में फैली हुई थी और जो पुरोहित वर्ग था, पुरोहित यानी कि जो पुजारी होता है, जो धार्मिक कार्यों को संपन्न करता है, उसे क्या कहते हैं? पुरोहित। तो पुरोहित वर्ग समाज की बागडोर को अपने हाथ में रखना चाहता था, अपने हिसाब से समाज में चीज़ों को चलाना चाहता था, जैसा वो चाहे उस प्रकार से लोग, मतलब अपनी मनमानी वो करता था, क्योंकि ये सारे उच्च वर्ग के लोग हैं। आगे देखिए, अब प्राचीन परंपरावाद के स्थान पर आधुनिक वैज्ञानिक बुद्धिवादी दृष्टिकोण की प्रखरता के कारण सामाजिक सुधारों की भावना को सुअवसर मिला, यानी कि समाज सुधार की भावना लोगों के अंदर आ चुकी थी। और फिर आगे देखिए क्या होता है। एक ओर बंगाल में राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज ने और दूसरी ओर उत्तर भारत में स्वामी दयानंद सरस्वती के आर्य समाज ने देशवासियों का ज्ञानांधकार दूर कर अपनी संस्कृति के प्रति हीनता की भावना रखने की प्रवृत्ति का मूलोच्छेद किया। तो बंगाल में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की और दूसरी ओर उत्तर भारत में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। और भारत में अंग्रेजी शासन के कारण जो लोग पाश्चात्य विचारधारा को अपना रहे थे उसकी तरफ भाग रहे थे और समाज में जो अंधविश्वास, कुरीतियाँ उत्पन्न थी, तो इन लोगों ने उन सभी का दमन करने का प्रयास किया और लोगों को भारतीय संस्कृति के प्रति जागरूक किया। जो भारत की संस्कृति थी उसके प्रति लोगों को जागरूक किया। यूँ तो पाश्चात्य विचारधारा से प्रभावित होने के कारण हमारे देशवासियों में ज्ञान व शक्ति का प्रचार करने की भावना पहले उत्पन्न हो चुकी थी और जो जो आधुनिक शिक्षा का प्रचार हुआ त्यों त्यों समाज में विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा, अछूतोद्धार आदि अनेक समाज सुधारों को
प्रयास का अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि लोग शिक्षित हो चुके थे और पाश्चात्य विचारधारा से प्रभावित भी हो चुके थे। तो पाश्चात्य विचारधारा से प्रभावित होने के कारण लोगों में विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा, छूतोद्धार, इस प्रकार के जो विचार थे वो लोगों के अंदर उत्पन्न हुए। विधवा विवाह होने लगे, स्त्रियों को शिक्षा मिलने लगी और जो छुआछूत की भावना लोगों के अंदर थी वो भी धीरे धीरे करके जाने लगी। अब पूरी तरीके से तो कोई चीज़ नहीं जा सकती है, लेकिन जो जो शिक्षित वर्ग था वो इन चीज़ों को नहीं मानता था। आगे देखिए, आर्थिक स्थिति। देश की आर्थिक स्थिति कैसी थी? अंग्रेजी शासन का आरंभ होते ही देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी थी। औपनिवेशिक शोषण की प्रबलता के फलस्वरूप देशवासी दिन प्रतिदिन निर्धन होते जा रहे थे। क्योंकि अंग्रेजी शासन हमारे भारत में स्थापित हुआ तो वो लोग हमको अमीर बनाने तो आए नहीं थे। क्या करने आए थे? भारत को लूटने, भारत के साथ व्यापार करेंगे, यहाँ से कच्चा माल ले जाएंगे और चीज़ों को बनाकर उन्हीं को बेच देंगे दुगने दामों में। तो ये लोग भारत को अमीर बनाने नहीं आए थे, उसे गरीब करने आए थे, उसे लूटने आए थे एक प्रकार से। आगे देखिए, सच तो यह है कि मशीनी युग प्रारंभ होने के पूर्व हमारे किसान दूसरों के मोहताज ना थे और भारत का प्रत्येक ग्राम अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं स्वयं उत्पन्न कर लेता था। अंग्रेजी साम्राज्यवादी आर्थिक नीति ने देश की अधिकांश जनसंख्या को कृषि पर निर्भर कर दिया। पहले क्या था? मशीनों का उपयोग नहीं होता था, तो लोग अपने कामों को कर लेते थे और काम करते थे, फिर उनको पैसा भी मिलता था। लेकिन जब मशीनों का इस्तेमाल शुरू हो गया तो बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए और जो किसान था वो केवल कृषि पर ही निर्भर हो गया। आगे देखिए, और गांव की अर्थनीति में जमींदारों, महाजनों व व्यापारियों का कुचक्र होने लगा कि उनके स्वार्थ एक समान ही थे। तो जो निम्न वर्ग था उसका रोजगार छिन गया और उनके पास खेती इतनी ज़्यादा नहीं थी कि उससे उनकी रोजी रोटी चल सके। तो ये लोग क्या करते थे? जमींदारों, महाजनों या फिर व्यापारी वर्ग से ऋण लेते थे, यानी उधार लेते थे और उधार को इतनी जल्दी चुकता नहीं कर पाते थे। तो ये जो जमींदार लोग थे ये उन पर धीरे धीरे कर ब्याज लगाते जाते थे और उनकी ज़मीनों को हड़प लेते थे। आगे देखिए, स्वयं अंग्रेज भारतवासियों से सस्ती कीमत पर कच्चा माल खरीद कर तैयार माल महंगे दामों में बेचने लगे। तो अंग्रेज क्या करते थे? भारतवासियों से कच्चा माल खरीद लेते थे कम दामों में और चीज़ों को बनाकर उसी को महंगे दामों में बेचने लगे। अतः देश का अधिकांश धन विदेश जाने लगा और मशीनी युग के साथ दासता के बंधन और अधिक पेचीदा हो गए। भारत पर विदेशी पूंजीवाद का सिकंजा अधिकाधिक कसता जा रहा था। इसके साथ साथ देसी पूंजीवाद भी देश को निचोड़ने में कसर नहीं रखता था। इस आर्थिक विषमता ने समाज में वर्ग भेद की वृद्धि की और समस्त सामाजिक आंदोलन, हलचलों, असंगतियों व विरोधों का प्रतिबिंब हमारे साहित्य में भी झलकने लगा। तो जो चीज़ें उस समय के समाज में चल रही थीं वो हमारे साहित्य में भी देखने को मिली, क्योंकि कवि जो चीज़ें समाज में देखेगा, कवि या फिर लेखक उनको अपने साहित्य में भी उतारने का प्रयास करेगा ताकि लोग उसे पढ़ें, उससे प्रेरित हों और समाज में जो बुराइयां चल रही हैं उनका विरोध करें। आगे देखिए, सांस्कृतिक एवं धार्मिक दशा, यानी देश की सांस्कृतिक स्थिति कैसी थी और धार्मिक दशा कैसी थी। पाश्चात्य संस्कृति का प्रवेश होने के कारण हमारे देश में सांस्कृतिक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन भी हुए और विचार स्वातंत्र्य व नवीन मान्यताओं की स्वाधीनता को प्रोत्साहन मिला। यद्यपि संस्कृत के अध्ययन को प्रोत्साहन प्राप्त होने से प्राचीन संस्कृति की उपेक्षा नहीं हुई, पर अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार होने से अनेक नवीन विषयों के अध्ययन का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। देसी भाषाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन मिलने पर भी पाश्चात्य चिंतन विधि ने देशवासियों को प्रभावित किया, पर अंग्रेज हमारी प्राचीन संस्कृति को अधिक दिनों तक उपेक्षित ना कर सके। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख प्रवृत्तियां या फिर विशेषताएं। आधुनिक काल की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या थीं या फिर विशेषताएं क्या थीं? चलिए देखिए, तो पहली विशेषता है आधुनिक काल में पद्य के साथ ही गद्य का भी विकास हुआ। इससे पूर्व हमारे साहित्य का केवल काव्यांग ही विकसित था। ध्यान रखिएगा, इससे पहले केवल काव्य रचनाएं ही होती थी, लेकिन आधुनिक काल में पद्य के साथ साथ गद्य का भी विकास हुआ और काव्यांग ही विकसित हुआ था, पर गद्य का आविर्भाव एवं विकास इस युग की विशेषता है। आधुनिक काल की विशेषता है गद्य का आविर्भाव।
इसी कारण आधुनिक काल को आलोचक गद्य काल भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा जाता है क्योंकि गद्य का विकास आधुनिक काल से ही स्टार्ट हुआ है। आधुनिक काल में शैली परिवर्तन की विशेषता भी दिख पड़ती है। गद्य शैली के विकसित होने से नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, समालोचना, जीवन चरित्र, आत्मकथा आदि विधाएं विकसित हुईं तथा दूसरी ओर पद्य शैली में भी विविध परिवर्तन आए। आधुनिक काल में विधवा विवाह, बुढ़ापा, क्रोध, ईर्ष्या, भिखारी, किसान का घर, गली, कूड़ा करकट, कुकुरमुत्ता आदि साधारण विषयों पर भी रचनाएं की गईं। आधुनिक काल में प्रकृति के विविध रूपों का चित्रण करने की ओर कवियों का ध्यान गया और प्रकृति सौंदर्य के स्वतंत्र काव्य भी प्रस्तुत हुए। तो यहाँ पर कवियों ने प्रकृति के सौंदर्य को भी प्रस्तुत किया है अपने काव्य के माध्यम से। फिर 5वां पॉइंट देखिए, आधुनिक कालीन साहित्य में जनवादी विचारों की प्रधानता प्राप्त हुई और वह जनवादी विचारों से समन्वित हो यथार्थ की भूमिका पर विकसित हो रहा है। 6वां पॉइंट है, आधुनिक कालीन साहित्य में छायावाद, रहस्यवाद, अभिव्यंजनावाद, स्वच्छंदतावाद, पलायनवाद, हालावाद, प्रगतिवाद, प्रतीकवाद, प्रयोगवाद आदि विभिन्न वादों की प्रधानता भी है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि आधुनिक काल में हिंदी की बहुमुखी प्रगति हुई। यदि हम यह कहें कि आधुनिक काल का साहित्य माध्यमिक काल के साहित्य की अपेक्षा अधिक संपन्न व आशाजनक है तो कोई अतियुक्ति ना होगी। यानी कि आधुनिक काल में हिंदी की बहुमुखी प्रगति हुई है, हर दिशा में प्रगति हुई है और आधुनिक काल का साहित्य माध्यमिक काल के साहित्य की अपेक्षा अधिक संपन्न रहा है। आधुनिक काल का साहित्य माध्यमिक काल की अपेक्षा अधिक संपन्न रहा है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस यहीं तक। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक आप जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।